हेलो फ्रेंड्स, साइनिंग स्टार अकेडमी में आपका स्वागत है। मैं करण आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। और आज से जो हमारा वीडियो रहेगा वो भूमि सुधार अधिनियम यानी कि CNT एक्ट, SPT एक्ट और इसके अलावा जो छोटे छोटे कानून हैं उस पर रहेगा। ठीक है, कहने का अर्थ है कि जो JPSC का जो सिलेबस है और जो झारखंड में प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाती है उसके अंतर्गत आपको CNT एक्ट और SPT एक्ट ज़रूर पढ़ना है। JPSC के लिए आपको विस्तार से पढ़ना है और दूसरे एग्ज़ामों के लिए जो है आपको थोड़ा संक्षिप्त रूप से पढ़ना है। तो हम लोग आज से CNT और SPT एक्ट को जानेंगे और विस्तार से जानेंगे। इसमें मैं एक दो बिंदु आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। पहला बात यह है कि CNT एक्ट जो है वो जिसका ब्लूप्रिंट जॉन एच हॉफमैन ने तैयार किया था, एक अंग्रेज ने तैयार किया था। तो ये आप जान लीजिए कि ये CNT और SPT एक्ट जो है वो लिखा हुआ जो है वो पूरी तरह इंग्लिश में, मूल रूप से इंग्लिश में लिखा हुआ है और हम लोग जो इसको हिंदी पढ़ते हैं वो अनुवादित पढ़ते हैं। इसीलिए जो इंग्लिश में जो एक्ट लिखा हुआ है, जो कानून लिखा हुआ है और जो हिंदी में कानून लिखा हुआ है तो थोड़ा सा भावार्थ में चेंजेस आ जाता है। इसलिए आपको समझने की, आपको घबराने की इसमें ज़रूरत नहीं होगी। कुछ कुछ जो हिंदी में वर्ड्स हैं, जो जैसे कि मझियस भूमि तो भूत खेता भूमि तो बटखेता भूमि, इस तरह का जो वर्ड है तो उसको मैं बदल नहीं सकता हूँ। फिर भी मैंने कोशिश किया है कि बहुत सरल रूप से आपके सामने CNT एक्ट को, SPT एक्ट को बहुत सरल रूप से आपके सामने रख सकूं। और थोड़ा सा आप लोग धैर्य बना के रहिएगा। वीडियो लंबा भी जा सकता है, ज़्यादा पार्ट में जाएगा आपका, क्योंकि CNT एक्ट से 5 क्वेश्चन यानी 10 नंबर के सवाल JPSC में है, PT में। उसके बाद SPT से 5 सवाल हैं यानी 10 नंबर उससे है। आपको 10 दूना 20 नंबर के सवाल इससे हैं और 2 सवाल आपके और जो रहेंगे अन्य भूमि अधिनियम से यानी 4 नंबर उससे रहेंगे। कुल 24 नंबर की बात है। तो यहाँ 24 नंबर की बात है तो आपको समय देना होगा, थोड़ा धैर्य रखिएगा और ये विश्वास बिल्कुल बनाए रखिएगा कि मैं जो इस वीडियो में पढ़ाऊँगा उससे ज़्यादा आपको CNT SPT एक्ट में पहली बार पूछेगा नहीं। दूसरा कि मैं आपको इतना ज़रूर है कि 90% तक CNT SPT जो स्टूडेंट लोग को लग रहा था उसका पूरा क्लियर हो जाएगा। और ना केवल प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बल्कि आपको अपने जो आप सोशल लाइफ जीते हैं उसमें भी जो है वो आपको CNT और SPT एक्ट फ़ायदा करेगा। यदि आप कल को कोई भी प्रोफेशन में, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाते हैं तो वहाँ भी आपको इस लॉ की ज़रूरत होगी। एक बात और मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ स्टूडेंट को कि आपको CNT SPT एक्ट जानने समझने के लिए पढ़ना है, परीक्षा में पास करने के लिए पढ़ाएंगे हम। ठीक है, अब इसमें हर एक बिंदु पर शोध अनुसंधान हर एक वर्ड पर करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको भी CNT और SPT एक्ट में जो है वो वकालती नहीं करनी है। जिन विद्यार्थियों को CNT SPT एक्ट में अगर वकालती करनी हो तो वो, यदि उन्हें केस लड़ना हो तो मैं ये कह देना चाहता हूँ कि वह CNT SPT एक्ट का जो मूल जो है एक्ट, जो कि इंग्लिश में लिखा हुआ है, उसका सहयोग लेंगे, उसे अवश्य पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं CNT SPT एक्ट। लेकिन इससे पहले मेरा जो टॉपिक मैंने लिख दिया है यहाँ, भूमि सुधार अधिनियम। भूमि सुधार अधिनियम के अंतर्गत ही आपको CNT एक्ट भी पढ़नी है, SPT एक्ट भी पढ़नी है और कुछ अन्य कानून पढ़ना है। कोई भी एक्ट जो है अचानक नहीं बनता है, एक सतत प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के बाद वो एक्ट, वो कानून बनता है। जिस प्रकार भारतीय संविधान का निर्माण जो है वो अचानक नहीं हो गया, वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट से प्रारंभ होकर 1935 के अधिनियम तक आया और 1935 के अधिनियम के करीब 2/3 भागों को भारतीय संविधान में समाहित किया गया है। इसलिए हम कहते भी हैं कि भारतीय संविधान मूल रूप से 1935 के अधिनियम से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। ठीक उसी प्रकार CNT एक्ट भी कुछ प्रोसेस से गुजरा है, हम उसको देखेंगे और वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले जो बोला जाता है, एक सवाल आता है कि अंग्रेजों का छोटा नागपुर में
या झारखंड में प्रवेश कब हुआ? तो एकदम याद रखिएगा, अंग्रेजों का प्रवेश झारखंड में छोटा नागपुर में लीगली रूप से, औपचारिक रूप से, ऐसा नहीं कि कोई अंग्रेज आया नहीं था, उससे पहले आया था, ठीक है, लीगली औपचारिक रूप से जो है वो कब प्रवेश हुआ? 1765 ईस्वी में प्रवेश हुआ। किधर से प्रवेश हुआ भाई? तो सिंहभूम से, क्योंकि सिंहभूम बंगाल से सटा हुआ है, तो बंगाल में तो अंग्रेज सबसे पहले आए, तो बंगाल से सिंहभूम में प्रवेश हुआ, ठीक है। गुजरात सूरत के बाद तो बंगाल में ही फैक्ट्री डाला गया था ना, फोर्ट विलियम, ठीक है। तो 1765 में अंग्रेजों का यहाँ प्रवेश हुआ। क्यों हुआ? अगस्त 1765 में अंग्रेजों का शाह आलम द्वितीय के साथ जो संधि हुई, उस संधि के तहत बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी जो है वो अंग्रेजों को प्राप्त हो गई। दीवानी वसूलने का अधिकार प्राप्त हो गया, टैक्स वसूलने का इन लोग को अधिकार प्राप्त हो गया। हम जानते हैं कि पूरा छोटा नागपुर का इलाका, झारखंड का इलाका बिहार के अंतर्गत था, तो बिहार, बंगाल का उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई। इसलिए हम कहते हैं कि 1765 में अंग्रेजों का प्रवेश हुआ। 1765 में अंग्रेजों का प्रवेश हुआ, सबसे पहले सिंहभूम में हुआ, पहला क्वेश्चन। दूसरा आता है स्थायी बंदोबस्ती कब लागू हुआ? ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा पूरे उत्तर भारत में स्थायी बंदोबस्ती विशेषकर बिहार, बंगाल, उड़ीसा में लागू की गई। तो बिहार के अंदर झारखंड था, तो यहाँ भी स्थायी बंदोबस्ती लागू की गई। जब स्थायी बंदोबस्ती लागू की गई, उससे ही जमींदारी प्रथा का जन्म हुआ, ठीक। स्थायी बंदोबस्ती क्या थी? उसमें क्या था कि अंग्रेजों को स्थायी बंदोबस्ती से पहले जो ज़मीन का जो टैक्स है, जो लगान है, जो रेवेन्यू है, वो कंटिन्यू नहीं आता था, लगातार नहीं आता था, ठीक है। तो एक व्यवस्था अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई, क्योंकि दीवानी अधिकार उनके पास प्राप्त हो गया था, तो एक व्यवस्था अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई कि हमको जो है वो लगातार कैसे ज़मीन का आए। उसी के लिए जो है 1793 में फिर स्थायी बंदोबस्ती लागू किया गया, ठीक। अब स्थायी बंदोबस्ती में थोड़ा सा हम जा रहे हैं हिस्ट्री में, ठीक है, समझ लीजिए, आपको आगे आपको हिस्ट्री में भी प्रॉब्लम नहीं होगा। स्थायी बंदोबस्ती जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि इसमें क्या किया गया कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जो स्थायी बंदोबस्ती लागू की गई, इससे जमींदारी प्रथा का जन्म हुआ। भूमि का टुकड़ा जो पहले किसी जमींदार के अधीन था या जिसके भी अधीन था, जिस रैयत के अधीन था, उसी रैयत के अधीन छोड़ दिया गया। उससे डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से सरकार बंदोबस्ती की कि भैया आप इतना रुपया हमको लगान दीजिएगा इतना तारीख तक। अगर उतना तारीख के सूर्यास्त तक आपने लगान नहीं दिया तो आपकी भूमि नीलाम कर दी जाएगी। परिणामतः क्या हुआ कि बहुत जो लगान नहीं देने लगे, जो लगान नहीं दे पा रहे थे, बढ़ा हुआ लगान सरकार का था, मैं शॉर्ट में जा रहा हूँ, बढ़ा हुआ लगान सरकार का था, जो लगान देने में असमर्थ रैयत थे, असमर्थ जमींदार थे, उनकी ज़मीन जो है वो नीलाम कर दी गई। और जो जमींदार बोली लगा रहा था कि मैं इस ज़मीन का ज़्यादा लगान अंग्रेज़ों को या सरकार को दूंगा, उसे वह ज़मीन का टुकड़ा जो है वो दे दिया गया। इसी ताने बाने में बाहरी लोगों का प्रवेश हुआ। बंगाल से लोग आए, यूपी से आए, गुजरात से आए, यहाँ पर बाहरी लोगों का प्रवेश होने लगा और ज़मीन की जो है वो लूट जो है वो प्रारंभ हुई। और इसी ताने बाने में जो है हम देखते हैं कि बहुत सारे आदिवासियों की ज़मीन की लूट प्रारंभ हुई और कई आदिवासी विद्रोह, इसी संदर्भ में कई आदिवासी विद्रोह को देखे जा सकते हैं, ठीक है। इसी में आपको कोल्हान क्षेत्र इसी में आपको 1831-32 में हम कोल विद्रोह देखते हैं। उसके बाद हम बिरसा मुंडा का विद्रोह देखते हैं और बिरसा मुंडा के विद्रोह के बाद ही हम आपको देखते हैं कि CNT एक्ट का आगमन होता है। चलिए अब हम चलते हैं। 1765 में अंग्रेज़ों का प्रवेश हो गया सिंहभूम में, ठीक, क्योंकि बंगाल, बिहार, उड़ीसा की उनको दीवानी मिल गई। 1793 में स्थायी बंदोबस्ती लागू किया गया।
जिससे जमींदारी प्रथा का जन्म हुआ। और जब जमींदारी प्रथा का जन्म हुआ तो जो आदिवासियों की भी जो भूमि थी उन पर भी जमींदारों का अधिकार होने लगा, बाहरी व्यक्तियों दिकुओं का अधिकार होने लगा। परिणाम स्वरूप आदिवासी विद्रोह होने लगे। जब आदिवासी विद्रोह करने लगे तो सरकार यह सोचने पर या विचार करने के लिए यह उत्सुक हुई कि आखिर क्या कारण है, क्या काउज है जो आदिवासी विद्रोह कर रहे हैं। तो इसी संदर्भ में जो है सबसे पहले हम देखेंगे छोटा नागपुर में सर्वे किया गया 1862 में कि क्यों आदिवासी विद्रोह कर रहे हैं। 1862 इंपॉर्टेंट है। 1862 में बाबू राखल दास हल्दर के नेतृत्व में जो भुइंहरी भूमि थी, भुइंहरी भूमि हम आपको पहले भी समझा चुके हैं, वैसी भूमि जो उरांव जनजाति के लोगों के द्वारा, आप इस तरह से फिर से समझिए, जब कोई उरांव जनजाति का परिवार यदि किसी जंगल को साफ करता है, ठीक है, जंगल को साफ करता है और उस भूमि को खेती योग्य बनाता है और वहाँ पर अपने परिवार, समुदाय, गांव को बसाता है, तो वैसी भूमि जो है वो क्या होगी, भुइंहरी भूमि कहलाती है। ठीक है, उरांव जनजाति के द्वारा जंगलों को साफ कर बसाया हुआ गांव या भूमि जो है वो भुइंहरी भूमि है। ठीक है, चलिए, तो बाबू राखल दास हल्दर, ये नई भूमि नहीं थी। उरांव जनजाति जो है वो बहुत पुरानी जनजाति है झारखंड में, जो कि द्रविड़ प्रजाति की है और दक्षिण से आके बसी है। तो बहुत पुरानी उनकी भुइंहरी भूमि आती गई, खूट से खूट होते, मतलब एक खूट फिर दूसरा खूट, भुइंहरी भूमि बहुत पुरानी। ठीक है, तो बाबू राखल दास हल्दर के नेतृत्व में भुइंहरी भूमि को चिन्हित करने के लिए सर्वे प्रारंभ किया गया जो 1869 तक चला। अब इसमें क्या हुआ कि बाबू राखल दास हल्दर के नेतृत्व में सर्वे 1862 में हुआ सरकार के द्वारा। यह सर्वे क्यों कराया गया, देखा गया आदिवासी विद्रोह हो रहा है, उनकी ज़मीन की लूट हो रही है, कारण क्या है उसका पता चले, और जो भुइंहरी भूमि का हम सर्वे करा देते हैं। जो भुइंहरी भूमि होगी, जो जनजातियों की भूमि होगी, जो मुंडा की होगी, जो उरांव की होगी, वो ज़मीन उन्हीं को दे दिया जाएगा, तब उनका विद्रोह समाप्त हो जाएगा। इसीलिए सबसे पहले चिन्हित करने के लिए क्या हुआ, 1862 में सर्वे हुआ। ठीक है, इस समय जो ये सर्वे चला, ये सरकार का पहला रैयतों की सुरक्षा के लिए, यहाँ के जो मूल रैयत हैं आदिवासी और उरांव या सदान, उन रैयतों, जो मूल रैयत हैं, उनकी सुरक्षा के लिए पहला सराहनीय कदम था। तो झारखंड में पहला सर्वे कब हुआ है, 1862 में हुआ है। ठीक है, 1862 में बाबू राखल दास हल्दर के नेतृत्व में करीब 2482 गांवों का सर्वे किया गया रांची के आसपास के इलाकों में। रांची कहने का मतलब मेरा यह बिल्कुल मत समझिएगा कि आज का जो रांची है, रांची यानी उस समय आप खूंटी भी ले लीजिए, आप रांची में रामगढ़ भी ले लीजिए, हजारीबाग भी ले लीजिए, बहुत बड़ा था रांची और उसके आसपास का एरिया, लगभग पूरा आप मान लीजिए छोटा नागपुर, लगभग दक्षिणी छोटा नागपुर का पूरा हिस्सा था। ठीक है, तो उस रांची के आसपास का 2482 गांव का सर्वे किया गया और यह सर्वे आपका चला जाकर 1869 तक। ठीक है, तो सर्वे किया गया। तो आपको पूछा जाएगा कि पहला सर्वे कब हुआ, 1862 में हुआ, बाबू राखल दास हल्दर के नेतृत्व में। ठीक है, यह पहला सरकार के द्वारा या अंग्रेजों के द्वारा उठाया गया, अंग्रेजी सरकार के द्वारा उठाया गया रैयतों की सुरक्षा के लिए पहला सराहनीय कदम था। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, एक बार इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए, उम्मीद कर रहे हैं कि सभी स्टूडेंट्स ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए आगे चलते हैं। हम लोग 1765, 1793, 1862 दिल्ली। सीएनटी एक्ट के पहले, जब सीएनटी एक्ट आया बिरसा मुंडा आंदोलन के बाद, जब सीएनटी एक्ट आया 1908 में, तो सीएनटी एक्ट के पहले भी सर्वे हुआ है। उसमें महत्वपूर्ण सर्वे हम मानते हैं 2 सर्वे को, ठीक है। एक है ट्रैवर्स सर्वे, ठीक है, देखिए एक है आपका जाकर कौन सा सर्वे, ट्रैवर्स सर्वे, एक है आपका कैडेस्ट्रल सर्वे, ठीक है। एक और सर्वे है थॉकवर्थ सर्वे। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पूछा जा सकता है कि सीएनटी एक्ट के पहले कौन सा सर्वे हुआ था। तो 2 सर्वे हुआ, ट्रैवर्स सर्वे और आपका सेकंड हो गया कैडेस्ट्रल सर्वे, ठीक। एक अन्य है थॉकवर्थ सर्वे। इसको नहीं याद रहे तो ठीक है, नहीं भी तो कोई बात नहीं। ट्रैवर्स सर्वे जो है वो सीएनटी एक्ट लागू होने के प्रथम वर्ष में ट्रैवर्स सर्वे हुआ और दूसरे वर्ष का जो सर्वे था वो कैडेस्ट्रल सर्वे हुआ। तो ये क्या मतलब हुआ, सीएनटी एक्ट के पहले प्रथम वर्ष का सर्वे। तो भाई सीएनटी एक्ट हमारा लागू हुआ, मान लीजिए 1908 में लागू हुआ है, तो इससे पहले 1906 में जानिए कि क्या हुआ, समझने के लिए बता रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है, समझने के लिए कि 1906 में आपका पहले ट्रैवर्स सर्वे हुआ, सीएनटी एक्ट लागू होने के प्रथम वर्ष का सर्वे ट्रैवर्स सर्वे, और मान लीजिए 1907 में हुआ होगा कैडेस्ट्रल सर्वे। तो यही चीज़ मोटा मोटी बोल रहा है। तो ये इस तरह से नहीं पूछेगा, आपको पूछेगा कि उसके पहले कौन सा सर्वे हुआ सीएनटी एक्ट के पहले, तो आपको बताना होगा कि ट्रैवर्स सर्वे हुआ और उसके बाद कैडेस्ट्रल सर्वे हुआ, ठीक है। चलिए दूसरा चलते। अब मैंने आपको पहले भी बताया कि डायरेक्ट सीएनटी एक्ट नहीं आया, पहले धीरे धीरे अधिनियम बना, ठीक है। धीरे धीरे रैयतों की सुरक्षा के लिए पहले बाबू राखलदास हल्दर के नेतृत्व में सर्वे कराया गया, ठीक है। उसके बाद फिर और भी सर्वे हुए, ट्रैवर्स सर्वे हुआ, आपका कैडेस्ट्रल सर्वे हुआ, थॉकवर्थ सर्वे हुआ, इस तरह का सर्वे हुआ। और 1869 में छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम, छोटा नागपुर टेन्योर्स एक्ट 1869 में आया, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, आपको पूछा जा सकता है कि छोटा नागपुर भूधृति, थोड़ा सा वर्ड टफ लग रहा होगा, धीरे धीरे सुनते सुनते आपको वर्ड जो है वो क्लियर हो जाएगा। अभी आपको, अब जो वर्ड हिंदी में है, जो स्टूडेंट हिंदी के हैं, अब उसके लिए मैं वर्ड जो है ये चेंज नहीं कर सकता हूँ। मोटा मोटी भूधृति, भूमि को मोटा मोटी जान लीजिए कि भूमि मेरा है, वही भूधृति है, ठीक है। यह भूमि को हम धारण किए हुए, बस मोटा मोटी अभी यही जानिए। तो छोटा नागपुर भूधृति, इंग्लिश में मैंने लिखा है टेन्योर, ठीक है, अधिनियम एक्ट 1869 आया। अब इस अधिनियम में 2 चीज़ आपको देखना है। सीएनटी एक्ट में, सीएनटी एक्ट हम जब पढ़ेंगे तो उसमें अधिनियम के केंद्र बिंदु में पूरा पावर जो है वो डीसी को दिया हुआ है। किसको दिया हुआ है, डीसी को दिया हुआ है, यानी डीएम को दिया हुआ है, उपायुक्त को दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन जब इस अधिनियम में हम गौर करेंगे तो इसमें कमिश्नर को पूरा दिया हुआ है कानून। तो बहुत एक मूलभूत अंतर है, ठीक है। आपको समझना पड़ेगा, बहुत सारे चीज़ जो है खुद समझना पड़ता है, कोई समझाने वाला नहीं होता है। आप अगर किताब में भी पढ़े तो इस चीज़ को गौर कीजिएगा, ठीक है, कि इसमें जो है स्पेशल कमिश्नर उसको पोस्ट दिया गया है। उनको भी डीसी, कमिश्नर डीसी से ज़्यादा ऊपर के पोस्ट हैं, ठीक है। लेकिन सीएनटी एक्ट में केंद्र बिंदु में डीसी है, तो इसमें केंद्र बिंदु में कौन है, विशिष्ट कमिश्नर जिसको बोला गया है, या कमिश्नर जान लीजिए, ठीक है। चलिए, अब विशिष्ट कमिश्नर या कमिश्नर के विरुद्ध अगर इस अधिनियम के तहत जब अपील होगा तो कहाँ होगा, प्रमंडलीय कमिश्नर के पास होगा, ठीक है। जैसे उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, 5 प्रमंडल है ना, संथाल परगना प्रमंडल, तो कोल्हान प्रमंडल, तो पलामू प्रमंडल, उसी तरह प्रमंडलीय आयुक्त के पास इसके विरुद्ध फैसला होगा, ठीक है। अब आइए देखते हैं, छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम 1869 आया, ठीक। इस अधिनियम में क्या हुआ, लगान संबंधी जो विवाद होते थे, रेवेन्यू देने के जो विवाद होते थे, उसका अधिकार उपायुक्त के पास था, उसको ले लिया गया और उसको दे दिया गया दीवानी न्यायालय को दे दिया गया। किसको दे दिया गया, दीवानी न्यायालय को दे दिया गया। चलिए, एक बिंदु हो गया इसमें। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है जो कि पिछले जेपीएससी में लगता है, जेपीएससी 2016 में शायद पूछा है ये, ठीक है।
इस अधिनियम के शब्द विन्यास के अंतर्गत, इस अधिनियम में जो भूइंहरी शब्द था, तो भूइंहरी शब्द के अंतर्गत हम और कौन कौन भूमि को समझेंगे, वही बोल रहा है। भूइंहरी भूमि तो है ही, उसके अंतर्गत क्या है, तो भूइंहरी शब्द के अंतर्गत, ठीक से गौर कीजिए, इस अधिनियम के शब्द विन्यास के अंतर्गत भूइंहरी शब्द में, या आप इसको तोड़ के भी बोल सकते हैं समझने के लिए, इस अधिनियम में मान लीजिए कि इस अधिनियम के अंतर्गत भूइंहरी शब्द में, शब्द विन्यास छोड़ दिया जाए तो इस अधिनियम के अंतर्गत भूइंहरी शब्द में कौन कौन भूमि होगी, भूत खेत भूमि होगा। 4 तरह का भूमि होगा, ध्यान दीजिएगा, भूत खेता या भूत खेत भूमि, डाली कटारी भूमि, पहनाई भूमि और महतोई शब्द परिभाषित है। ठीक है, समझ में आया। तो 4 शब्द इसमें परिभाषित है। ठीक, 4 शब्द परिभाषित है भूइंहरी शब्द के अंतर्गत। आपको पूछा जाएगा कि छोटा नागपुर टेन्योर्स एक्ट, छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम 1869 के अंतर्गत जो शब्द विन्यास है भूइंहरी शब्द, उसके अंतर्गत कितनी तरह की भूमि जो है वो परिभाषित है। तो उसके अंतर्गत एक भूइंहरी भूमि तो है ही, समझ गए। उसके अंतर्गत क्या है, भूत खेत भूमि। भूत खेत भूमि जो पुजारी को दिया जाता था गांव का भूत को शांत करने के लिए, वह भूमि भूत खेत। अगर गांव में भूत का प्रकोप है तो उस भूत को भगाने के लिए जो खर्चा होगा, उस भूमि के अन्न अनाज से, उपज से जो मुझे लाभ होगा पाहन को, पुजारी को, उससे वो भूत खेत, भूत को भगाएगा। ठीक है, भूत खेत भूमि हो गया। उसी के लिए उसको भूत भगाने के लिए गांव में भूत खेत भूमि दिया जाता था। डाली कटारी भूमि, डाली कटारी भूमि पाहन को दिया जाता था, एक तरह से पहनई भूमि है। कहीं डाली कटारी बोला गया कोई गांव में, कोई गांव में पहनई भूमि बोला गया, तो पाहन की भूमि मतलब पहनई भूमि। डाली कटारी भी वही है। डाली कटारी भूमि किसकी भूमि, तो हम समझेंगे कि पुजारी को दी गई भूमि। पुजारी को अपने जीवन जीने के लिए जो भूमि दी गई वो क्या है, डाली कटारी भूमि है। जो भूत भगाने के लिए जो भूमि दिया गया वो क्या है, भूत खेत भूमि है। और सामान्य भाषा में पाहन को दी जाने वाली भूमि क्या है, पहनई भूमि है। और गांव का प्रधान जो महतो होता था, हमने पढ़ा है, उरांव पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में, गांव का प्रधान महतो होता था। तो गांव का प्रधान महतो को जो भूमि दिया गया वो हुआ महतई भूमि। ठीक है, तो भूइंहरी जो शब्द विन्यास है इस अधिनियम के अंतर्गत, भूइंहरी शब्द विन्यास जो है उसमें आपको जाकर पाहन की भूमि पहनई भूमि, फिर भूत खेत भूमि, डाली कटारी भूमि और महतई भूमि, ये 4 शब्द पहनई, डाली कटारी, भूत खेत, महतई का उल्लेख है। बस, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको उम्मीद करते हैं याद हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा इस अधिनियम में कुछ और भूमि हम देखते हैं जो बाद में भी आपको देखा जाएगा। ठीक है, जैसे कि मझिहस भूमि। मझिहस भूमि को आप मोटा मोटी समझ सकते हैं, गांव में वैसा भूमि जो आदिवासी का नहीं है, वो आदिवासी का नहीं है, किसी का, कोई दूसरा का है, कोई दूसरी जाति का भूमि है, कोई सादान का है, या उसको मान लीजिए जमींदार है, वो एक तरह का, ज़्यादा भूमि है तो जमींदार हो गया, तो जमींदारों द्वारा विकसित भूमि। ठीक है, आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि मझिहस भूमि क्या हुआ कि जिसमें दूसरा का मालिकाना का हक है, दूसरा का स्वत्वधारी भूमि है, यह भूइंहर भूमि नहीं है। ठीक है, यह जमींदारों द्वारा विकसित भूमि है, यह सदानों द्वारा विकसित है, स्वत्वधारी भूमि है। ठीक है, मझिहस भूमि जो है वो जमींदारों द्वारा विकसित भूमि, कोई ऐसा व्यक्ति जिसका स्वयं वह मालिक है उस भूमि का, स्वत्वधारी है भूमि का, मोटा मोटी समझिए एक लाइन में, जमींदारों द्वारा विकसित भूमि मझिहस भूमि। ठीक है, अब जमींदार जो भूमि रखे हुए थे मझिहस भूमि, उसमें मजदूरों से पारिश्रमिक करवाते थे, तो उनके लिए भी कुछ गांव में भूमि का टुकड़ा रखते थे, छोटा भूमि। ठीक है, छोटा सा टुकड़ा जिससे वो अपना भरण पोषण स्वयं का कर सके, उस तरह की जो भूमि को बोलते हैं बटखेत भूमि। ठीक है, चलिए, मझिहस भूमि में जमींदारों द्वारा विकसित भूमि, और मझिहस भूमि पर कार्य करने वाले मजदूरों के लिए जो रखी गई भूमि थी उसको हम बोलेंगे
बट खेत भूमि। 1 से 2 बार आपको पढ़ना होगा, थोड़ा सा इसमें मेहनत करना होगा, ठीक है, लेकिन एक बार मेहनत हो जाएगी उसके बाद आपको कभी आप नहीं भूलिएगा इस चीज़ को, ठीक। तो हमने देखा कि छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम 1869 में भूइहार भूमि जो है उसके अंतर्गत कौन कौन शब्द है, तो भूत खेता है, डाली कटारी है, पहनई और महतई शब्द है। दूसरा हमने देखा इस अधिनियम में हम मंझियस भूमि को भी देखे, जमींदारों द्वारा विकसित भूमि, और मजदूरों के लिए भी जो भूमि थी वो बटखेत भूमि। चलिए अब मैंने आपको बता दिया कि यदि कोई व्यक्ति है वो कोई भूइहार भूमि या मझिहस भूमि में दावा प्रस्तुत करता है कि भाई ये भूमि हमारी है, अपने स्वत्व की दावा ठोकता है कि भूमि हमारी है, तो इसके स्वत्व की जांच कौन करेगा, तो इसमें कमिश्नर है मेन। तो इसमें जांच पड़ताल और भूमि का सीमांकन जो है वो कौन करेंगे, तो इसमें भूमि का सीमांकन और जांच पड़ताल कमिश्नर करेंगे, ठीक है। देखिए मैं पढ़ देता हूँ। यदि कोई व्यक्ति मझियस या भूइहारी भूमि पर दावा प्रस्तुत करता है तो इसके स्वत्व की जांच पड़ताल और इसका सीमांकन कमिश्नर, उसी को विशिष्ट कमिश्नर भी लिख देता है, ठीक है, स्पेशल कमिश्नर, उसके लिए विशिष्ट कमिश्नर द्वारा की जाएगी। यही भूइहारी मझिहस की श्रेणी में आने वाले जमीन का एक रजिस्टर तैयार करेंगे। इस अधिनियम के अंतर्गत मझिहस भूमि या भूइहारी भूमि जो है उसका रजिस्टर कौन तैयार करवाएंगे, कमिश्नर साहब करवाएंगे। वही बताएंगे कोई प्रॉब्लम होने पर कि भूमि पर किसका मालिकाना हक है, जांच पड़ताल कर। यदि इनके द्वारा जो आदेश पारित हुआ वो किसी एक वादी को, प्रार्थी को पसंद नहीं आया तो इसके विरुद्ध अपील होगी प्रमंडलीय कमिश्नर या आयुक्त के पास। कमिश्नर इसका हिंदी आयुक्त, ठीक है। चलिए यही इस अधिनियम में मोटा मोटी था, तो इसमें आपको ज़्यादा नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जानने का यही है कि ईस्वी इसका कि आया कब। तो छोटा नागपुर भूधृति टेन्योर्स एक्ट अधिनियम 1869 में आया है, ठीक है। और जो भूमि किसको क्या बोलते हैं ये, और कुछ भी नहीं जानना, कुछ भी नहीं पूछेगा आपसे, चलिए, क्योंकि पूछने के लिए बहुत सारा चीज़ है अभी, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम लोग, इसके बाद हम लोग सीरियल से चल रहे हैं 1765, 1793, 1862, 1869। अब हम लोग 10 साल बाद देखेंगे एक और एक्ट आया है 1879 में। कौन सा एक्ट आया, बस अभी टेन्योर्स था, अभी लैंडलॉर्ड पर आ गया, भूस्वामी। लैंडलॉर्ड भूस्वामी कौन होगा, तो जब ये कानून बना था उस समय जमींदारी प्रथा थी, तो उस समय भूस्वामी जो है जमींदार, लेकिन वर्तमान में जमींदारी प्रथा नहीं है, तो अभी भूस्वामी कौन है, अभी है सरकार, जैसे झारखंड सरकार भूस्वामी है, ठीक है। इस बात को आपको समझना होगा कि कानून जब बना था उस समय भूस्वामी वर्ड का यूज इसलिए हुआ था जमींदार के कारण, लेकिन अभी हम जब पढ़ेंगे, जब कानून को पढ़ेंगे तो अभी भूस्वामी का मतलब हम लोग क्या जानेंगे, सरकार जानेंगे। चलिए, तो छोटा नागपुर भूस्वामी एवं काश्तकारी प्रक्रिया अधिनियम, इसमें भूस्वामी को भी जोड़ दिया गया, तो आप केवल भूस्वामी और लैंडलॉर्ड याद रखिएगा तो आप पकड़ लीजिएगा। 1869 में छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम आया, उसके बाद छोटा नागपुर भूस्वामी, लैंडलॉर्ड और काश्तकारी प्रक्रिया अधिनियम आया है, प्रोसेस अधिनियम 1879 में आया, ठीक है। चलिए, छोटा नागपुर भूस्वामी काश्तकारी प्रक्रिया अधिनियम, छोटा नागपुर लैंडलॉर्ड टेनेंट प्रोसीड्यूर्स एक्ट 1879। चलिए चलते हैं अब बंगाल, इसके बाद 1879 के बाद सबसे महत्वपूर्ण, पूछता भी है सवाल, बंगाल काश्तकारी अधिनियम कब आया, ठीक है। तो बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1885 ईस्वी में आया, ठीक। बंगाल काश्तकारी अधिनियम जब आया तो सबसे ज़्यादा जो है सीएनटी एक्ट के जो प्रावधान जो प्रभावित हैं, आपसे सवाल पूछे जाएंगे कि सीएनटी एक्ट सर्वाधिक किस अधिनियम से प्रभावित है, तो बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1885 से प्रभावित है, ठीक। पहला, जिस तरह भारतीय संविधान 1935 के एक्ट से ज़्यादा प्रभावित है, उसी के प्रावधानों को बहुत ज़्यादा समाहित किया गया संविधान में, उसी तरह सीएनटी एक्ट में बंगाल काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों को ज़्यादा से ज़्यादा समाहित किया गया। तो बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1885 से ज़्यादा प्रभावित है। चलिए याद हो गया आपको बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1885। फिर हम लोग आगे चलते हैं,
ब्रिटिश सरकार, अब देखिए 1885, आपको याद होगा कि 1895 से लेकर 1900 ईस्वी तक बिरसा मुंडा का विद्रोह चला था। ठीक, तो बिरसा मुंडा का जो विद्रोह था, आपको समझना है इसी ताने बाने में, तो बिरसा मुंडा के विद्रोह का ही परिणाम क्या हुआ कि बैठ बेगारी को समाप्त कर दिया गया। मतलब जबरन जो मजदूरी आदिवासी लोग से अंग्रेज लेते थे वो समाप्त हो गया। पहला, जबरन आप काम नहीं करा सकते हैं। मुंडारी जो खुटकट्टीदार प्रथा थी, खुटकट्टी व्यवस्था जिसको बोलते हैं, जिसमें भूमि जो है किसी एक का नहीं होता है, वो पूरे समुदाय का होता है भूमि। ठीक है, पूरे खूंट कुल का भूमि होता है, पूरे समुदाय का भूमि होता है, भूमि पर सामुदायिक हक होता है, और भूमि पर सामुदायिक हक होता है दैट मीन्स उस गांव में सभी रहने वाले उस भूमि से जो भी अन्न उपजता है वो सबों में बराबर बराबर आवश्यकता के अनुसार बांटा जाता है। ठीक है, यही है खुटकट्टी व्यवस्था। मुंडारी खुटकट्टी जो व्यवस्था या प्रथा है उसको पुनः बहाल किया गया इसके बाद। ठीक है, और फिर भूमि का सर्वे भी कराया गया 1902 में। ठीक, 1902 में सर्वे कराया गया, भूमि को चिन्हित किया गया। मुंडा जनजाति के द्वारा विद्रोह था तो मुंडा जनजाति के भूमि को चिन्हित किया गया, तब CNT एक्ट लाया। धीरे धीरे यह प्रथा थी, ये प्रोसेस थी, सॉरी। ठीक है, तो जब बिरसा मुंडा का आंदोलन जब समाप्त हो गया 1900 में, तो ब्रिटिश सरकार ने छोटा नागपुर के जो कमिश्नर, ब्रिटिश सरकार के सिफारिश पर जो मतलब ब्रिटिश सरकार ने क्या बोला कि जो छोटा नागपुर के उस समय कमिश्नर थे उनका नाम था फोर्ब्स। नाम जरूरी नहीं है कि याद रखा जाए। ठीक है, आप कॉन्सेप्ट याद जरूर रखिए कि ब्रिटिश सरकार ने छोटा नागपुर के जो तत्कालीन कमिश्नर थे फोर्ब्स, ठीक, F से शुरू होगा, फोर्ब्स। ठीक, फोर्ब्स की सिफारिश पर लिस्टर और जॉन रीड को रांची जिले में भूमि की बंदोबस्ती और पैमाइश का काम सौंपा। कि आप देखिए कि रांची में जो आदिवासी की भूमि उनसे ले ली गई है उनको आप बंदोबस्त कीजिए वापस। ठीक है, और भूमि को नापिए, भूमि की पैमाइश कीजिए। मूलतः बिरसा मुंडा का विद्रोह रांची में हुआ था। ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ विद्रोह से जोड़ के उसको। तो ब्रिटिश सरकार ने उस समय छोटा नागपुर के जो कमिश्नर थे, उस समय कोई उत्तरी छोटा नागपुर दक्षिणी छोटा नागपुर नहीं था, छोटा नागपुर था। ठीक, तो ब्रिटिश सरकार ने छोटा नागपुर के कमिश्नर जो फोर्ब्स थे उनको ऐसा करने को कहा, और फोर्ब्स ने जॉन रीड को और लिस्टर को, जो है दो व्यक्ति लिस्टर और जॉन रीड को 1902 में रांची जिले में भूमि की बंदोबस्ती और पैमाइश का काम सौंपा। ठीक है, चलिए, ब्रिटिश सरकार ने छोटा नागपुर के तत्कालीन कमिश्नर फोर्ब्स की सिफारिश पर लिस्टर और जॉन रीड को रांची जिले में भूमि की पैमाइश और बंदोबस्ती का कार्य सौंपा। ठीक है, अब जब ये पैमाइश किए लिस्टर और जॉन रीड, तो सबसे पहले 1902 में ही मौजावार सर्वे हुआ। अभी आप लोग डीड देखते होंगे आज के ज़मीन, तो वहाँ मौजा देखा जाता है कि ज़मीन कौन थाना का है। थाना मतलब ये थाना नहीं, पुलिस स्टेशन नहीं, वो अलग थाना होता है ज़मीन का। कौन थाना में पड़ता है ज़मीन, कौन ब्लॉक में पड़ता है ज़मीन, या सॉरी कौन अंचल में पड़ता है ज़मीन, और कौन मौजा में पड़ता है, और हर मौजा का अपना कर्मचारी होता है। ठीक है, तो मौजावार ज़मीन का जो सर्वे हुआ वो कब हुआ? 1902 में हुआ। इसी समय क्या किया गया कि मौजावार सर्वे हुआ 1902 में, और खेवट और खतियान बना इसी समय। ठीक है, उसके बाद 1932 में खतियानी सर्वे हुआ था। इसीलिए देखिएगा कि झारखंड सरकार बोलती है 1932 का खतियान चाहिए। 1932 का खतियान जिसका है वही इसका मूलवासी है। वाह, ठीक है। तो उसके बाद तो आप लोगों की गलती है, सरकार की गलती है, किसने सर्वे ही नहीं कराया। अभी सबसे जल्दी सर्वे होना चाहिए, सबसे ये प्रायोरिटी देनी चाहिए गवर्नमेंट को सर्वे का। ठीक है, तो 1902 में सर्वे हुआ, मौजावार सर्वे। उससे पहले हमने देखा बाबू राखलदास हल्दर का सर्वे, ट्रवर्स सर्वे, कैडस्ट्रल सर्वे, थाकवत सर्वे। अभी देखेंगे 1902 में मौजावार सर्वे। आपके पूछा जाएगा कि मौजावार सर्वे जो है कब हुआ है, तो 1902 में हुआ। 1902 में छोटा नागपुर में मौजावार सर्वे प्रारंभ हुआ, जिसके अंतर्गत क्या किया गया? खतियान तैयार किया गया, खेवट और खतियान। ठीक है, राइट ऑफ रिकॉर्ड्स, मालिकाना हक किसका है उसमें। ठीक है, खेवट और खतियान तैयार किया गया।
ये काम 8 साल चला, ठीक है, एक दिन का काम तो था नहीं। सर्वे हुआ, सबका मौजावार सर्वे हुआ, भूमि चिन्हित की गई कि ये भूमि फलाना बाबू की है, ये भूमि फलाना बाबू की है। उसके बाद राइट ऑफ रिकॉर्ड्स तैयार किया गया। तो इसमें समय लगा 8 साल। 1902 से 1910 ईस्वी तक यह कार्य चला और मुंडा जनजाति से संबंधित खतियान तैयार किया गया। ना केवल मुंडा जनजाति अपितु और भी जितनी आदिवासी जनजातियां थी उससे संबंधित खेवट खतियान जो है वो तैयार किया गया। 1900 सवाल पूछा जाएगा, खेवट और खतियान सबसे पहले कब तैयार किया गया? 1902 में। मौजावार सर्वे कब प्रारंभ किया गया? 1902 में। सर्वे किसने किया? लिस्टर और जॉन रीड ने। ठीक है, चलिए यहां तक खत्म हो गया। अब आप देख रहे हैं 1902 तक हम पहुंच गए हैं, मोटा मोटी जो है सीएनटी एक्ट तक हम लोग पहुंच रहे हैं। ठीक, अब 1903 में क्या हुई आपको मैंने बता दिया। बिरसा मुंडा के आंदोलन के बाद मुंडारी खुटकट्टीदार प्रथा को 1903 में मान्यता मिल गई। मान्यता मिल गई खुटकट्टीदार, आप लोग सामूहिक खेती कर सकते हैं। ठीक है, 1903 में मान्यता मिली। 1903 में ही सीएनटी एक्ट का प्रारूप तैयार हो चुका था, लागू 1908 में हुआ। ठीक है, लागू 11 नवंबर 1908 को हुआ है। ठीक, लेकिन ये जो है सीएनटी एक्ट जो है इसका प्रारूप जो है वो कब तैयार हो गया? 5 साल पहले 1903 में ही इसका प्रारूप तैयार हो गया था। और इसका ब्लूप्रिंट जो है वो किसने तैयार किया? जॉन एच हॉफमैन। अब मैं बताता हूं इसको आपको कैसे याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण नाम है, कैसे आप याद रखिएगा। तो इसका प्रारूप 1903 में ही तैयार हो गया था सीएनटी एक्ट का। इसका ब्लूप्रिंट यानी मेन जो प्रारूप था, मेन जो ब्लूप्रिंट था वो हॉफमैन एक पागल आदमी ने तैयार किया। ठीक है, इतना जटिल कानून है, वर्ड इतने जटिल हैं, तो एक पागल आदमी ही इस तरह से तैयार कर सकता है कानून। इसीलिए याद करने के लिए हम एक ट्रिक दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, इनका नाम था जॉन एच हॉफमैन। तो किसने तैयार किया? हॉफमैन ने तैयार किया। ठीक, तो सीएनटी एक्ट का ब्लूप्रिंट हॉफमैन ने तैयार किया। पूरा नाम एच हॉफमैन, पूरा नाम जॉन एच हॉफमैन ने तैयार किया। सीएनटी एक्ट छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में आया। संथाल परगना एसपीटी एक्ट 1949 में आया। ठीक, इसके तकरीबन 40 साल बाद आया 1949 में। अब हम लोग कुछ देख लेंगे इंपॉर्टेंट अधिनियम जो हम लोग को अन्य भूमि सुधार अधिनियम पढ़ना है, उसका हम लोग डेट देख लेंगे। और उम्मीद करते हैं कि इसी वीडियो से आपको कम से कम 2 क्वेश्चन आ जाएंगे एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में। ठीक है, चलिए देखते हैं। बिहार में भूमि सुधार अधिनियम आया 1950 में। यही भूमि सुधार अधिनियम आया, बहुत महत्वपूर्ण सुधार अधिनियम था, जिसके तहत जमींदारी प्रथा जो है उस जो अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी स्थायी बंदोबस्ती के तहत, उसको बिल्कुल समाप्त कर दिया गया। ठीक है, भूमि सुधार अधिनियम 1950 में समाप्त हो गया। 1950 में आया, जमींदारी प्रथा समाप्त हो गया। ठीक, 1950 में ही एसपीटी एक्ट में संशोधन हुआ। ठीक है, उसको जैसे एसपीटी एक्ट का एक और, जैसे संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम बोलते हैं 1949, इसको एक और नाम से बोला जाता है, ऑफिशियल जो नाम है संथाल परगना भूधारण अनुपूरक उपबंध अधिनियम 1950। तो उसी टर्मिनोलॉजी में संशोधन करके आया संथाल परगना भूधारण अनुपूरक नियमावली 1950 आया। ठीक है, ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं, याद हो जाएगा। सीएनटी एक्ट 1908, एसपीटी एक्ट 1949, बिहार में भूमि सुधार अधिनियम 1949 के बाद अगले वर्ष 1950। संथाल परगना में भी संशोधन हुआ, संथाल परगना भूधारण अनुपूरक नियमावली 1950। 1-2 बार आप देखिएगा तो याद हो जाएगा। ठीक है, छोड़ दीजिए, ज़्यादा मत रटिए। अब जो बिहार में भूमि सुधार अधिनियम आया, उसके बाद बटाईदार एक्ट आया, बटाईदारी अधिनियम। बटाईदार में देते हैं ना कि भूमि को दे दिए, आधा आपका, आप खेत को जोतिए, आप जो भी पैदावार होगा आधा आपका आधा मेरा। तो ये इस पर एक कानून आया 1957 में, बटाईदार एक्ट। ठीक, तो आप ये जरूर याद रखिएगा, बिहार में भूमि सुधार अधिनियम कब आया? 1950 में आया। ठीक, भूमि हथबंदी अधिनियम आया, भूमि हथबंदी अधिनियम आया है आपको जाकर 1961 में। इसमें भूमि जो है, बहुत ज़्यादा जो भूमि है कोई नहीं रख सकता, अपना ज़रूरत के अनुसार ही रख सकता है, उसका एक क्राइटेरिया फिक्स किया गया, आप इतना एकड़ भूमि रख सकते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट कानून है, भूमि हथबंदी अधिनियम। ये सब भूमि सुधार अधिनियम है। बिहार में भूमि सुधार अधिनियम 1950, 1961 में आया भूमि हथबंदी अधिनियम, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब आते हैं
भूमि अधिग्रहण अधिनियम, सबसे पहले भूमि अधिग्रहण, लैंड एक्वाजिशन एक्ट, भूमि अधिग्रहण अधिनियम कब आया है? सबसे पहले 1894 में। वही भूमि अधिग्रहण अधिनियम में जो है वो यूपीए की सरकार ने संशोधन की थी 2013 में, और उसी के तहत एनएच में अभी आप देख रहे होंगे झारखंड में कि एनएच जो भी या कहीं भी कोई भी स्टेट में जो एनएच जो गुजरती है, रोड जो गुजरता है, और जो हाईवे में जिसकी भी ज़मीन आती है उसका जो अधिग्रहण होता है उसका एक मुआवजा दिया जाता है। ठीक है, तो ये मुआवजा जो दिया जाता है, या कहीं माइंस खुल रहा है उसके लिए जो मुआवजा दिया जाता है वो इसी भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत दिया जाता है। उसमें कुछ संशोधन किया गया 2013 में। भूमि अधिग्रहण लैंड एक्वाजिशन एक्ट 1894 1894 में 2013 में संशोधन किया गया। आपको मेन दिया जाएगा, इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, मैं आगे का वीडियो में आपको लिखवा दूंगा। भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम नाम कर दिया गया। लिख सकते हैं आप, भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013, बहुत महत्वपूर्ण है, एकदम याद रखिएगा 2013। ठीक, उसके बाद विल्किंसन रूल एक्ट कब आया? 1833 में आया, इसको आप ध्यान रखिएगा। 1800, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में 1837 एक जगह बताया है, तो उसमें कन्फ्यूज़न है, तो आप विल्किंसन रूल जब भी आए, अगर 1833 आए तो 1833 ऑप्शन में टिक कीजिएगा, विल्किंसन रूल 1833। ठीक है, याद हो गया। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 में आया, उसमें 2013 में संशोधन हुआ, नाम हो गया भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013। विल्किंसन रूल 1833 में ही आया था। पेशा कानून, जिसके तहत अनुसूचित क्षेत्रों में चुनाव होता है, पंचायती चुनाव होता है, वो पेशा कानून जो है वो कब आया? 1996 में आया है पेशा कानून, जिसके तहत अनुसूचित जनजाति वाला जो क्षेत्र होगा वहाँ पंचायती चुनाव होगा, इसी पेशा कानून के तहत। झारखंड में भी पेशा कानून के तहत चुनाव कराए गए थे। ठीक है, तो पेशा कानून 1996 में आया। वन अधिकार अधिनियम कब आया? 2006 में आया। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कई बार सवाल, हर एग्जाम में, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी सब जगह पूछा जाता है। वन अधिकार अधिनियम कब आया? 2006 में आया। इसके तहत वन अधिकार का पट्टा दिया जाता है आदिवासियों को। ठीक है, तो वन अधिकार अधिनियम कब आया? 2006 में आया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, और ये जो एक्ट है उसको आप 1 से 2 बार देख लीजिएगा, आपके दिमाग में पूरी तरह आपको याद हो जाएगा। और नेक्स्ट जो वीडियो अब हम लोग डायरेक्ट सीएनटी एक्ट पर आ जाएंगे। ये पृष्ठभूमि थी और इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट था। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो अब सीएनटी एक्ट का वीडियो अगले बार से आएगा और रेगुलर वीडियो आएगा। सीएनटी और एसपीटी मैं ख़त्म कर दूंगा, लेकिन हाँ, थोड़ा सा आप लोगों का सहयोग चाहिए। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, थोड़ा आप भी सहयोग कीजिए, थोड़ा, तभी हम भी इंस्पायर्ड होंगे बनाने के लिए, प्रोत्साहित होंगे वीडियो। ठीक है, धन्यवाद मित्रों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।